नमस्कार। हम पिछली क्लास में संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। आप पढ़ चुके हो कि संधि का मतलब होता है मेल, यानी कि दो स्वर या व्यंजन या विसर्ग का जब मेल होता है तो वो संधि होती है। जैसे आप जानते हैं कि स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि में आप देखते हो कि व्यंजन संधि में व्यंजन से भी मेल हो सकता है और स्वर से भी मेल हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है पहला नियम है, अगर कै, चै, टै, टै या टै के बाद अगर यदि इन्हीं वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या कोई स्वर या य, रे, ले, वे, इनमें से कोई वर्ण आता है तो कै, चै, टै, टै, टै अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कै, चै, टै, तै, पै, ये जो वर्ण होते हैं, इसके बाद में अगर इसका तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तीसरा या चौथा वर्ण कौन सा होता है? जैसे कै का तीसरा वर्ण है गे, कै का चौथा वर्ण है घे, ऐसे ही चै का है जय और झ। तो अगर ये आते हैं तो या फिर कोई स्वर आता है, स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ये स्वर होते हैं, या फिर ये, रे, ले, वे, ये ध्वनियां आती है, तो जो ये कै है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? गे में। चै किस में हो जाएगा? जय में। टै किस में हो जाएगा? डै में। टै किस में हो जाएगा? दै में। और पै किस में हो जाएगा? दै में। यानी अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे वाक प्लस ईश, तो यहाँ पर इधर कौन सा वर्ण है? कै व्यंजन है और इधर ई स्वर है, तो ये कै किस में परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पर गे में।
तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, वागीश, क्योंकि ई की मात्रा यहाँ है इसलिए ये हो जाएगा वागीश, यानी वाग प्लस ईश का संधि क्या होगी, वागीश हो जाएगी, यानी ये तीसरे वर्ण में यहाँ परिवर्तित हो गया। अगला उदाहरण लेते हैं, दिक प्लस गज। दूसरी बात हमने करी थी कि अगर तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो क्या के बाद, तो जैसे ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये क्या भी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिग्गज, क्योंकि आधा क्या है, आधा ही रहेगा, इसलिए ये हो जाएगा दिग्गज। एक हम च वर्ण का उदाहरण देखते हैं, जैसे अच प्लस अंत, इसका संधि क्या होगी, ये यहाँ पर च वर्ण और यहाँ पर ए स्वर है, तो ये च किस में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे पहले बताया था च है ज तीसरे वर्ण में, यानी अ ये च हो गया ज, क्योंकि ज पूरा इसलिए हो गया, च अधूरा है, ए है तो ये ज पूरा हो गया, और इसके ऊपर ये अंक की बिंदी है इसलिए आ गई अजंत, तो ये हो जाएगा अजंत। एक और उदाहरण देखते हैं, सत प्लस वाणी, ये रल की बात भी करी थी अपन ने, तो ये सत में अगर इधर वे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तय का क्या हो जाएगा, तय थे द तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सदवाणी। तो ये है इसका पहला नियम। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, अगर कै तै या तै, तीन वर्ण है, कै तै तै के बाद न या मैं आता है, तो ये कै तै तै किस में बदलते, अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। पंचम वर्ण कौन सा होता है, कै का न, तै का न और तै का न, यानी कि ये कै तै तै किस में बदलेंगे, न और न में, इनमें बदल जाएंगे। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक प्लस माई, यहाँ पर क्या है कै और इधर क्या है, अभी शुरू नहीं हुआ ना, कै, तो ये है कै और इसमें हमने बोला जैसे कि न या मैं आता है तो क्या हो जाएगा, न आ जाएगा ये मैं की जगह, तो इसका संधि क्या हो जाएगी, वांग मैं, तो इसकी ये संधि हो जाएगी वांग मैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शत प्लस मास, इसकी क्या होगी, ण मा स, यानी जो आधे व्यंजन है वो आधे में ही यहाँ पर बदलेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी क्षण मास, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, श्री मन प्लस ना रा, तो यहाँ पर क्या है, श्रीमत, श्रीमत होता है श्रीमत प्लस नारायण, तो यहाँ पर ये तय किस में परिवर्तित, अपन ने तय की बात कही थी, तो तय किस में परिवर्तित हो जाएगा, श्री मैं, ये हो जाएगा आधन है और ये यूं क्यों आ जाएगा, ना रा या, क्योंकि जो ये न है इसलिए तय किस में परिवर्तित हो रहा है, न में, यानी न और मैं वर्ण होते हैं, अगर कै टे तय के बाद न और मैं वर्ण होते हैं तो अपने ही पंचम वर्ण न और न में, यानी कै न में, टे इस न में और तय इस न में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा
नियम। अब तीसरा नियम है कि अगर जैसे मैं होता है शुरू में, प्रथम शब्द में अंत में मैं होगा और उसके साथ अगर कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं के, चे, टे, पे और पे। अगर ये आते हैं यानी मैं के बाद अगर ये स्पर्श व्यंजन आते हैं के, चे, टे, ते, पे, तो ये किसमें, मैं किसमें परिवर्तित होता है? मैं होता है पंचम वर्ण में या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यानी मैं के बाद अगर के, चे, टे, ते, पे आता है तो ये के, चे, टे, ते, पे के पंचम वर्ण। पंचम वर्ण के का वही वाली बात है, के का पंचम वर्ण होता है ने, चे का होता है ये, पे का होता है ने, पे का होता है ने और पे का होता है मैं। यानी कि या तो ये पंचम वर्ण में, और इन सबको आजकल पंचम वर्ण में ना लिख के हम अनुस्वार में भी लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, अहम प्लस कार। जैसे अहम, ये मैं आ गया, अब इसके साथ ये के आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अहंकार। ठीक है, ये अनुस्वार में हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये। लेकिन आजकल ये इस तरह से नहीं लिखा जाता, यहाँ पे अनुस्वार में ही लिखा जाता है, इसलिए हम पंचम वर्ण में बहुत कम अक्षरों को लिखते हैं। जैसे परम प्लस तू, तो ये क्या हो जाएगा? परम प्लस तू का मैं वही विसर्ग में बदल जाएगी परंतु, ये विसर्ग यहाँ लग जाएगा इसके ऊपर और ये हो गया परंतु। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, सम प्लस दे, यानी क्या हो जाएगा? सन दे, क्योंकि मैं किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल जाता है। जो चौथा नियम है उसके अनुसार ये, रे, ले, वे, श, से है, अगर इनके बाद में मैं आता है तो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। अब अपन देखते हैं, जैसे सम प्लस योग। ठीक है, तो ये मैं के साथ योग आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पर? संयोग। किसमें बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। यानी ये मैं और ये आते हैं, ये से है, यानी इनके बाद अगर मैं आता है तो भी ये किसमें बदलते हैं? अनुस्वार में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे सम प्लस रचना, क्या होगा? संरचना। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सम प्लस शोधन, मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में, तो ये हो जाएगा संशोधन। सम प्लस सार, क्या हो जाएगा? संसार। यानी कि मैं इनके साथ अगर ये, रे, ले, व, शेर, से है के साथ मैं आता है, हो जाए इधर हो, तो क्या हो जाएगा? मैं का किस में परिवर्तन हो जाता है?
अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। अब अगला 5वां नियम देखते हैं। पांचवें नियम के अनुसार अगर ते या दे के बाद चे या शे हो तो चे या छे हो तो ते किस में बदलता है? ते और दे तो चे में बदल जाता है। हम कह सकते हैं ते और दे चे में बदलता है। और ते और दे के बाद, ते और दे के बाद अगर चे हो तो ते और दे के बाद अगर चे और छे होता है तो ते और दे चे में बदल जाते हैं। जैसे ते तल, जैसे सत प्लस चिदानंद, तो क्या बन जाएगा इसका? सच्चिदानंद। सच्ची इसका ये सच्चिदानंद बन जाएगा। जैसे उद प्लस चारण, क्या बन जाएगा? उच्चारण। ठीक है। अब एक चीज और है कि अगर ते और दे के बाद अगर जय होता है, ते और दे के बाद अगर जय होता है तो वो ते और दे किस में बदलते हैं? जय में बदल जाते हैं। ये इस जय में बदल जाते हैं। जैसे यावत प्लस जीवन, इसका संधि क्या होगी? यावस जीवन, इसकी संधि ये होगी। जैसे उद प्लस जैनी, तो इसकी क्या हो जाएगी? उज्जयिनी। ठीक है। तो ते और दे के बाद चे छे होता है तो ते और दे किस में बदलता है? चे में बदलता है। और ते और दे के बाद अगर जय होता है तो ये ते और दे किस में बदलता है? जय में। अब ते और दे के कुछ और नियम है कि ते और दे के बाद अगर ले होता है तो ये ते और दे किस में बदलते हैं? ले में। ये ते और दे बदलेंगे ले में। ठीक है। दूसरा एक और नियम है कि ते के बाद अगर ने और में होता है, ने या में होता है तो ये ने और में किस में बदलते हैं? मतलब ये ने होते भी ने और ने में बदल जाता है। ठीक है। ते के बाद ने और में होते हैं तो ये ने और में किस में बदलेंगे? ने में बदल जाएंगे। जैसे पहले ये वाला देखते हैं, तद प्लस लीन। जैसे तद प्लस लीन, तो इसका क्या संधि होगी? तल्लीन। क्योंकि ये जो है दे, ये दे है किस में बदला? ले में बदल गया, तो ये संधि हो गई तल्लीन। जैसे उद प्लस लेख, उद का क्या हो जाएगा? उ, दे का हो जाएगा ले, क्योंकि ये इसमें ले बाद में अगर ले आता है तो ये भी ले हो जाता है, तो ये हो गया उल्लेख। ठीक है। अब ये अगला देखते हैं।
ते के बाद अगर ने और मैं होता है तो जैसे उद प्लस मुख, उद्मुख की संधि क्या होगी? उन्मुख, क्योंकि ये दे किसमें परिवर्तित हुआ? ने और मैं होने से इस ने में परिवर्तित हो गया। जैसे उद प्लस माद क्या हो गया? उन्माद। ठीक है, गो अगला नियम देखते हैं कि अगर दे के बाद है आता है तो ये है किस में परिवर्तित होता है? ये है होता है ध में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उद प्लस हार, इसका क्या संधि होगी? उद्धार, उद्धार। ठीक है, ये दे किस में परिवर्तित हो गया? यहाँ पे दे तो दे उद्धार, ये है होता है यहाँ पे परिवर्तित कौन सा होता है? ठीक है, जैसे दे के बाद अगर है होता है तो ये है परिवर्तित होता है ध में, तो ये हो गया उद्धार। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन। पद प्लस हति, पद प्लस हति, इसका संधि क्या होगी? पद्धति, पद्धति। इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कई बार हम कैसे लिखते हैं? पद्धति, ऐसे भी लिख सकते हैं। आधा जो है नीचे लिखते हैं तो इस तरह से भी पद्धति शब्द लिख सकते हैं। अगला नियम हम देखते हैं। यदि तय और दे के बाद क्या आता है? शय। अगर तय और दे के बाद अगर शय आता है तो तय दे का क्या हो जाता है? इन दोनों का चय हो जाता है। ठीक है, तय और दे के बाद अगर शय आता है तो इस तय और दे का तो क्या हो जाता है? चय। ठीक है, और शय का, शय किस में परिवर्तित होता है? शय का क्षय हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही व्यंजनों में परिवर्तन होता है। तय और दे का तो चय बन जाता है और शय का क्षय बन जाता है। अब इसमें हम देखते हैं सत प्लस शास्त्र, इसकी संधि क्या होगी? ये तय के बाद तय है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पे चय में, सत। और ये शय किस में हो जाएगा? क्षय में, यानी सच्छास्त्र। तो इसकी सत प्लस शास्त्र की संधि क्या होगी? सच्छास्त्र। ठीक है, एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। दे का उद प्लस श्वसन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दे किस में परिवर्तित हुआ? उ, दे का हो गया चय, उच्च। शय किस में हो गया? क्षय, तो ये क्षय भी आधा है, इसलिए उच्छ्वसन, यानी कि उद प्लस श्वसन की संधि क्या होगी? उच्छ्वसन। ठीक है, अगला नियम देखते हैं कि ए, आ या ई, ए, आ या ई स्वर के बाद, ये क्या है? स्वर है ए, आ, ई, यानी इन स्वरों के बाद अगर छः, क्या है? छः आ जाए तो दोनों के बीच में क्या आ जाता है? तो दोनों के बीच क्या आएगा? चय आ जाता है। चय का आगम होता है। आगम होता है मतलब चय आ जाता है। ए, आ, ई या स्वर होते हैं, उसके बाद अगर छः होता है तो बीच में चय आ जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, वे के बाद
ए स्वर है, यहाँ पर स्व में ए स्वर है, तो क्या आ जाएगा, स्व आधा च यहाँ पे आ गया और छंद, यानी कि ये च आ जाता है। अगर इसके स्वरों के बाद में छ होता है तो ये आधा च यहाँ पर आ जाएगा। जैसे और देखते, प्रति प्लस छाया, यानी प्रतिछाया, आधा च बीच में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। स्व के बाद ए या आ या ई के बाद अगर छ आता है तो यहाँ पर बीच में च आ जाता है। अगला है ई या उ। ई उ स्वरों के बाद अगर से आता है तो ये से किस में परिवर्तित हो जाता है, से षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। और ई और उ स्वरों के बाद अगर स्थ आता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। स्थ शब्द ष्ट में और से ये इस श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी प्लस सेध, इसका क्या होगा संधि, नी शे ध। ठीक है, ये तो ये से किस में परिवर्तित हुआ, इस श में परिवर्तित हो गया। जैसे प्रति प्लस स्थान, तो यहाँ पे ई है, ई स्वर है और यहाँ पर स्थ है, तो इस पे किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। इथे स्थ किस में परिवर्तित हो गया, ष्ट में परिवर्तित हो गया, यानी से किस में परिवर्तित होता है, इस श में, और ये स और थ, आधा से और थ, श और ठ में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम है द के बाद यदि के से ते पे थे या श, क्षत्रिय वाला श आता है तो ये द किस में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर ये द ते में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखते, सद प्लस कर्म किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द सत्कर्म। ठीक है, या इसको हम आधा क्या भी लिख सकते हैं, सत्कर्म। ठीक है, और देख लेते हैं, उद प्लस तर क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, एक और देखते हैं, तद प्लस क्षण क्या हो जाएगा, तत्क्षण। सिंपल है कि अगर द के बाद के, से, ते, पे, थे और श ये आते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, द। यहाँ पर जो पहले में द होता है, पहले शब्द में अंत में द होता है, वो ते में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखते हैं, यदि परि और सम उपसर्ग, ये क्या होते हैं, परि और सम उपसर्ग होते हैं। अब इनके बाद अगर क्रय धातु से बनने वाले शब्द, इसके बाद अगर क्रय धातु से बनने वाले शब्द आते हैं तो क्या होगा, बीच में, इनके बीच में या परी के बाद क्या आ जाएगा, परी के बाद तो ये आ जाता है श। ठीक है,
परी के बाद श आ जाता है और सम के बाद से आ जाता है, यानी इनका आगम हो जाता है। ठीक है, परी के बाद किसका, श का, और सम के बाद से का आगम हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, परी प्लस कृत। ठीक है, तो परी के बाद ये क्रय धातु से कृत बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिष्कृत। ठीक है, सम के बाद अगर कार ये शब्द आना है तो क्या हो जाएगा, संस्कार। संस, या तो हम ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं इसकी, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो संस्कार। ठीक है, दोनों तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अगला एक और देखते हैं, ई, वी या वे और श, इनके बाद क्या हो, अगर न हो तो क्या हो जाता है, न हो तो न का न हो जाता है, न का। ये ध्यान रखना कि किसको कौन सा परिवर्तित होता है, पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर परिवर्तित होता है या दूसरे वाले शब्द का प्रथम अक्षर परिवर्तित होता है, ये हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। तो ये न किस में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर न में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये न में अगर ई, री, रे, श, इनके बाद में अगर न आता है तो न किस में परिवर्तित हो जाता है, न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे परी प्लस नति, इसका क्या हो जाएगा, परी प्लस नति का परिणति। परिणति, ये न किस में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे न में परिवर्तित हो गया क्योंकि इधर ई है। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपन, प्र, जैसे प्र प्लस नेता, तो यहाँ पे प्र में री स्वर आ रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्रणेता। ठीक है, दो और देख ले, एक और नियम देख लेते, दुर या निर। अगर ये उपसर्ग होते हैं दुर और निर, अगर इनके बाद रे आता है तो दुर तो किस में बदलता है, दू में बदल जाता है, और निर नी में बदल जाता है। ठीक है, यानी ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दुर का दू दीर्घ हो जाता है अगर बाद में रे आए तो, ये ध्यान रखना। जैसे निर प्लस रोग, तो इसका संधि क्या हो जाएगी, नी रोग। ठीक है, ऐसे ही दुर का देख लेते, दुर प्लस राज, क्या हो जाएगा, दुर प्लस राज का दु राज। ठीक है, वैसे तो व्यंजन संधि के मुख्य नियम यही है, फिर भी बहुत से कुछ अन्य नियम भी बनाए गए हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, और आज हमने व्यंजन संधि के जो महत्वपूर्ण नियम है उनको हमने पढ़ लिया है, इसलिए आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।